Okay, all are here, I believe. Some are coming in. All right, all are here, I believe. I'm starting then. Uh, let's continue. Okay, so we were doing 5 essentials of a valid contract, which are not part of section, not part of section 10, part of section 10. जो सेक्शन 10 के पार्ट नहीं है, जो सेक्शन 10 के पार्ट नहीं है, वैसा 5 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है हम लोग कर रहे थे. तो पहला वाला था टू पार्टीज, एंड द नेक्स्ट जो है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. ओके, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, वेर आई गिव यू द हस्बैंड वाइफ वाला एग्जाम्पल. ओके, I gave you the husband wife wala example, and in that example I told you there's a husband Mr. B and wife Mrs. B. So this husband had promised to send some money to wife Mrs. B and went abroad for work, and he never sent the money actually, jiske wajah se the wife had to go to the courts. And in the court when she filed a petition, in the court, then it was said by the judges ने क्या कहा था, बोला था मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा. I cannot help you, we cannot help you. Why? because of the fact because of the fact that because of the fact that you know that the husband the husband has done what? He has done a social he has created a social obligation by promising his wife to pay money, and it was not a legal obligation. It was merely a social obligation. And why was it not a legal obligation? Because कोर्ट ने बोला इंटेंशन या इरादा नहीं है लीगल रिलेशन में एंटर करने का. So when I say something at home, for example, I told at home कि आज क्लास के बाद मैं जाके ब्रेड लेके आऊंगा, ठीक है, क्लास के बाद मैं जाके ब्रेड लेके आऊंगा, अगर मैं बोलता हूं तो ये एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इरादा है या ओनली एंड ओनली सोशल. There's no legal relation which is being created. They cannot hold my word and hold me guilty if I am unable to get a bread. Of course they can socially hold me कि वाह ब्रेड नहीं लाए, सैंडविच कैसे बनेगा, खाना कैसे खाएंगे, ये बोल सकता है. मॉरल ऑब्लिगेशन और सोशल ऑब्लिगेशन है, मान रहा हूं, बट लीगली मेरे को कोर्ट कोई नहीं ले जा पाएगा. ऐसे भी कोर्ट बंद है, ठीक है. ओके, नाउ द आइडिया इज, सर ये पॉइंट नंबर 2 है. पॉइंट नंबर 2 क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन. ओके गाइस, ऑल राइट. नाउ सर बताइए एक चीज बताइए, ये जो आप बोले ना एग्जाम्पल वाला जो चीज बोले, ये एग्जाम्पल क्या मिस्टर बी का नाम क्या था? मिस्टर बी का नाम था बेलफोर्ड. सर ये हकीकत था एग्जाम्पल? हाँ. और मिस्टर बेलफोर्ड के साथ था मिसेस बेलफोर्ड. सर मिसेस बेलफोर्ड एंड मिस्टर बेलफोर्ड का जो केस था, ये केस में
जो फैक्ट्स था आप बता दिए। हाँ, इसको क्या बोला जाता है पता है? इसको बोला जाता है केस स्टडी। इसको बोला जाता है केस स्टडी। सर लॉ में क्या अपने केस स्टडी भी पढ़ेंगे? हाँ, पहला दिन जब मैं पढ़ा रहा था, ओके, फर्स्ट डे व्हेन आई वाज टीचिंग यू, I told you the three wings of the government, basic concepts of law. Let us go back. Three wings of the government. मैं बोला था लेजिस्लेटिव विंग से क्या बनता है? लेजिस्लेटिव विंग से बनता है एक्ट बनता है लेजिस्लेटिव विंग से। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से क्या बनता है? रूल्स बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से। और जो जुडिशियल विंग है, जुडिशियल विंग से क्या बनता है? जजमेंट्स। So the study of law is the study of act, rules and judgment. The study of law is the study of act and rules and judgment. यानी कि लॉ स्टडी करने के लिए अपने को एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा और जजमेंट्स भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम लॉ समझ पाओगे। So the entire, understanding or study of law involves diligently studying the act, the rules and the judgments. Judgments are nothing but case laws. नाम है जजमेंट, इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं केस लॉज। केस लॉज का मतलब है जो केसेस हुआ है कोर्ट में, जो केसेस कोर्ट में हुआ है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस कोर्ट से आया है, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हम लोग पढ़ते हैं क्या करने के लिए? जानने के लिए। क्या जानने के लिए? इतिहास। क्लियर है? तो ये है फंडा ऑफ व्हाट? दिस इज द फंडा ऑफ जजमेंट एंड केस लॉ। ठीक है, तो सर ये पहला केस लॉ आप क्लास में पढ़ा है अभी तक? हाँ, ये आज पहला केस लॉ हम लोग पढ़े। सर पढ़े नहीं, समझे। जिस केस लॉ का नाम है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। इस केस लॉ का नाम क्या है? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। सर ये नाम याद रखना पड़ता है केस लॉ का? हाँ सर याद रह जाएगा। हाँ अभी बोलो, अभी तो स्टोरी बता दिया, नाम बता दिया, याद रह जाएगा ना। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। सर पहला बैल्फोर कौन है, मिस्टर या मिसेस? पहला बैल्फोर इज मिस्टर और मिसेस? पहला बैल्फोर इज, I'm wanting to know from you guys. Do you guys know who is the first Balfour? Okay, let's see who is the first Balfour. Someone has written. एक जन लिखा मिस्टर, एक जन लिखा प्लेंटिफ, एक जन लिखा मिसेस, एक जन लिखा मिस्टर, एक जन लिखा मिसेस। चलते आ रहा है मिस्टर मिसेस ऑल्टरनेटिवली। मिसेस ही ज्यादा है, मिस्टर भी ज्यादा है। द वन हु फाइल्स द केस। वेरी गुड। अभी मैं और आंसर नहीं चाहिए मेरे को, और कोई मत लिखो, मैं देख लिया बहुत सारा आंसर आ गया। द फर्स्ट बैल्फोर, ये जो केस स्टडी का नाम होता है, नाम ऐसा होता है, दिस इज हाउ अ केस लॉ इज रिटन। केस लड़ा जा रहा है ना, तो वर्सेस रहता है। तो बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में द फर्स्ट बैल्फोर इज मिसेस। ओके, एंड मिसेस क्यों? इसका कोई वाहियात रीजन नहीं है, इसका रीजन बहुत जन लिख दिया। वाहियात रीजन क्या हो सकता है? कोई बोल सकता है सर लेडीज फर्स्ट तो मिसेस फर्स्ट। नहीं, मेरा सरकाज़म नहीं जाएगा, ठीक है। और ये कारण नहीं है मिसेस पहले होने का। मिसेस पहले होने का कारण वही है जो बहुत लोग लिखा है, बहुत लोग ने लिखा है कि सर जो केस फाइल करते हैं उनका नाम पहला रहता है, और उन्हीं का नाम होता है प्लेंटिफ। So here Mrs. Balfour has filed the case and her name is, she is also technically the plaintiff. Plaintiff means one who files the case. Plaintiff is one who files the case, and here the person filing the case is Mrs. Balfour, and hence Mrs. Balfour is the plaintiff and Mrs. Balfour का नाम ही पहला Balfour है। आसान लग रहा है ना? ओके सर दूसरा Balfour फिर कौन होगा? गेस कौन होगा?
ऑफ कोर्स। तो सर दूसरा बैलफोर मतलब दूसरा नाम किसका आता है? डिफेंडेंट। किसका नाम आता है? डिफेंडेंट। सो डिफेंडेंट और प्लेंटिव, यानी कि डिफेंडेंट कौन? डिफेंडेंट हो गया मिस्टर बैलफोर। मिस्टर। केस लॉ हमेशा इस ऑर्डर में लिखा जाता है, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, यानी कि पहला बैलफोर इज मिसेस, दूसरा बैलफोर इज मिस्टर। क्लियर है? ओके, सो दिस इज द फंडा ऑफ केस लॉ। सर केस लॉ में और भी बहुत कुछ रहता है, केस लॉ के अंदर बहुत कुछ रहता है, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। कोर्ट का नाम लिखा रहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट। ये सर सुप्रीम कोर्ट या ये इंडियन कोर्ट था ही नहीं, ये इंडियन कोर्ट था ही नहीं, ये तो ब्रिटिश केस लॉ है। हाउस ऑफ कॉमन्स है उन लोग का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ऐसा ऐसा हाउसेज है, मतलब कोर्ट्स है, ठीक है ना। तो इंडिया में क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट लिखा रहेगा तो कौन सा स्टेट का हाई कोर्ट, वो भी लिखा रहेगा, हाई कोर्ट ऑफ लेट्स से कैलकाटा, तो हाई कोर्ट कैलकाटा हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, ठीक है, ऐसा लिखा रह सकता है। तो जो भी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का नाम मेंशन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट लिखा रहेगा तो स्टेट का नाम नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स। कोर्ट का नाम रहता है, उसके साथ ईयर रहता है, कौन सा ईयर में ये जजमेंट पास हुआ, उसके साथ सोर्स रहता है, कहाँ पे ये पब्लिश हुआ था, उसका पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर एंड बुक का पब्लिशर नंबर, नेम। ओके, पब्लिकेशन नेम, पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर, हर चीज लिखा रहता है, उसको बोला जाता है साइटेशन ऑफ अ केस, ठीक है ना। ओके, कोई सवाल किया? सर ICA was found in 1872 but Balfour was says Balfour was filed in 1919. The timeline doesn't match. Are we studying everything from 1872? No, we are studying everything from 1872. सर आप तो एक ही बात बोले, हाँ 1872 का बाद का सारा चीज पढ़ रहे, पहले का चीज नहीं पढ़ रहे। तो टाइमलाइन मैचेस 1872 ऑनवर्ड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो जो केस हुआ, जो जो रूल्स बदला, जो जो एक्ट्स अमेंड हुआ, ओरिजिनल एक्ट 1872 का है तो वो क्या ओरिजिनल ही रह गया या वो चेंज हुआ? चेंज हुआ। तो एक सवाल पूछा कोई कि सर ICA वाज फाउंड इन 1872, फाउंड नहीं, इनएक्टेड। लैंग्वेज को सही करो बेटा। दूसरा चीज वो पूछा, बट बैलफोर वर्सेस बैलफोर वाज फाइल्ड इन 1919, ये लैंग्वेज ठीक है, फाइल हुआ 1919, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई कंट्री नहीं है दैट इट वाज फाउंडेड इन 1872, इट वाज नॉट फाउंड इन 1872। फाउंड मतलब जो चीज है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो टेक्निकली समझा रहा हूँ, नो मैटर हाउ मच sarcasm I have in my expression and in my words, I'm making you technical person। ऐसा लैंग्वेज लूज कैनन की तरह मत यूज करो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज फाउंड, ये यूएसए थोड़ी ना है, इट वाज फाउंड, ठीक है। तो इट वाज नॉट फाउंड, फाउंड तो वो होगा जो था पहले से था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पैदा ही हुआ 1872 में, इट वाज फॉर्म्ड, इट वाज एनैक्टेड, ओके, एंड इट वाज एनैक्टेड इन 1872। तो हर साल अमेंड होते रहा। प्रेजेंट फॉर्म हम लोग पढ़ रहे, प्रेजेंट फॉर्म हम लोग पढ़ रहे। अच्छा, जिसका सवाल था वो उसको समझ में आया? थोड़ा हाँ या ना लिख दो, कर्टेसी होता है बेटा, ओके। हाँ, थैंक यू। ओके, नाउ द आइडिया इज ये जो चीज है बैलफोर वर्सेस बैलफोर, ये बैलफोर वर्सेस बैलफोर क्या है सर? ये बैलफोर वर्सेस बैलफोर एक केस लॉ का नाम है। तुम लोग को ये नाम याद रखने से ही चलेगा, नाम के अंदर में जो साइटेशन दिया रहता है, ईयर दिया रहता है, ये साइटेशन ना याद रखने से भी चलेगा, वही बोल रहा था। ओके, सो ये पहला केस लॉ आप लोग पढ़े, कौन सा पॉइंट के आधार पे? पॉइंट नंबर 2, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सर बुक से थोड़ा दिखाइए तो तसल्ली बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखो तो बुक में 5 पॉइंट ये करने वाले हैं। ये 5 पॉइंट में पहला 2 पॉइंट हम लोग किए, पहला 2 पॉइंट में पहला पॉइंट एकदम बेकार सा पॉइंट है जो खुद से भी समझ में आता है, हथाली है हाथ से नहीं बचता है, 2 पार्टीज चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एटलीस्ट 2 पार्टीज। तो इसका भी एक केस लॉ वो लोग दे दिया, गुजरात वर्सेस रामन लाल एस एंड कंपनी। सर ये आप क्यों नहीं बोले? क्योंकि हर केस लॉ अपने को नहीं चाहिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो काफी है? हाँ काफी है। सर बुक में ज्यादा केस लॉस है? हाँ ज्यादा केस लॉस है। अच्छा सर मैं अगर चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ? हाँ तुम पढ़ सकते हो, तुम ये पढ़ सकते हो, तुम लॉ का किताब लेके पढ़ सकते हो, तुम मोटा मोटा बुक पढ़ सकते हो, पढ़ो ना,
कौन मना किया? कौन मना किया? तुम एमबीबीएस भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो द आइडिया इज तुम कुछ भी चाहे पढ़ सकते हो दुनिया में। इंजीनियरिंग का किताब, हाँ। साइकोलॉजी, यस। सो डू यू स्टडी ऑल दिस थिंग्स? यस, आई स्टडी इन माय फ्री टाइम। इट्स अप टू यू, फ्री विल। तो मैं जहां तक पढ़ाऊंगा वो काफी है, हाँ, मेरे लिए काफी है। ओके तो सर इसीलिए मैं, आप ये नहीं बोले, हाँ ये नहीं बोला, ओके। तो सर आप जो बोले वो कहाँ पे लिखा है? ये देखो लिखा है। सर थोड़ा दिखा दीजिए, दिखाई नहीं दे रहे, स्पॉटलाइट मार रहा हूँ। ये देखो, बैलफोर वर्सेस बैलफोर, दिख रहा है? ठीक है, हाँ। सर यहाँ पे वही हस्बैंड वाइफ वाला केस भी दिया हुआ है एग्जाम्पल में, हाँ। मैं भी एग्जाम्पल में बोला, वो लोग भी एग्जाम्पल में बोला, वो लोग भी उतना ही दिया। क्लियर है? ओके। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3। ओके, लेट्स कम पॉइंट नंबर 3। सर पॉइंट नंबर 3 क्या है? देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, यही पे लिखा हुआ है अदर फॉर्मेलिटीज। मैं शॉर्ट में इसको अदर फॉर्मेलिटीज बोलता हूँ, पूरा नहीं बोलता हूँ। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ in certain cases, other formalities to be complied with in certain cases, ठीक है ना? तो अदर फॉर्मेलिटीज क्या क्या है? अदर फॉर्मेलिटीज क्या क्या है? सर ये अदर फॉर्मेलिटीज क्या लॉ में लिखा नहीं है? नहीं, सेक्शन में कवर्ड नहीं है। अलग से हम लोग को लॉ पढ़ के इतना सालों में समझ में आया, 1872 ऑनवर्ड्स, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे बहुत कुछ समझ में आता है कि लॉ का प्रेजेंट जो स्थिति है वो 1 साल में लॉ फॉर्म हुआ था, उसके बाद से चेंज नहीं हुआ, या चेंज बहुत सारा हुआ? चेंज बहुत सारा हुआ। आज अपने जो लॉ पढ़ रहे हैं, कल तक जो जो चेंजेस आया वो सारा पढ़े। तभी तो जाके मैं बोला पहले कश्मीर में अप्लाई नहीं करता था 1872 में। 1872 में कश्मीर था ही नहीं। जो ये सवाल किया वो सोचा ही नहीं, ठीक है? और कश्मीर जब आया तब बात हुआ कि कश्मीर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं होगा। और जब आर्टिकल 370 की वजह से, और आर्टिकल 370 जब हट गया लास्ट साल, तब कश्मीर में लागू हो गया। तो कितना कुछ चेंजेस के साथ हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो सारा केस लॉ जो उसके बाद आया उस एक्ट के लिए, वो सारा लागू हो जाएगा। सारा चेंजेस जो उस एक्ट में आया वो सारा लागू हो गया। और अपने जो लॉ पढ़ रहे हैं वो आज का दिन का लॉ पढ़ रहे हैं। तो आज का दिन का लॉ में बहुत सारा चीज जो लॉ का पार्ट नहीं है वो भी अपने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान रहे हैं। हकीकत है, 2 पार्टीज होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। अदर फॉर्मेलिटीज, तो अदर फॉर्मेलिटीज मैं समझा रहा हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? जिसका सवाल था 1872 क्लियर है खास करके? ओके, ऑल राइट। नाउ ग्रेट। नाउ let us go on. Let us go on understand के what other formalities are we talking about? other formalities क्या क्या चाहिए? अदर फॉर्मेलिटीज में नंबर 1 चाहिए, अपने बात करते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पक्के में करने के लिए अपने कागज में करते हैं ना, जहां पे हर एक पन्ने में, एग्रीमेंट का हर एक पन्ने में क्या रहता है? दस्तखत, यानी कि सिग्नेचर। किसका सिग्नेचर रहता है सर? जिसका, किसका सिग्नेचर रहता है? जिसका, जिसके साथ एग्रीमेंट बन रहा है, जिसके साथ एग्रीमेंट बन रहा है, ठीक है ना? सर किसके साथ एग्रीमेंट बन रहा है? पार्टीज, वही 2 पार्टीज। 2 पार्टीज कौन कौन है? 2 पार्टीज हो गया, पार्टी 1 एंड पार्टी 2। दोनों पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों पार्टी मिलके कागजात बनाएगा, एग्रीमेंट को लिखेगा, प्रिंट कराएगा। सर कागजात, कभी एग्रीमेंट का आप लोग देखे हो? ग्रीन कागजात होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल पेपर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीगल पेपर। उसका साइज नॉर्मल A4 से थोड़ा लंबा होता है। नॉर्मल A4 में भी एग्रीमेंट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, नॉर्मल A4 में भी एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है ना? नॉर्मल A4 में एग्रीमेंट हो सकता है। नॉर्मल A4 में जो एग्रीमेंट बनता है वो एग्रीमेंट प्रिंट में लेने के बाद उसका हर पन्ने में अपने क्या करते हैं? सिग्नेचर। उसका हर पन्ने में अपने सिग्नेचर कर देता है। और ये जो सिग्नेचर है, ये जो सिग्नेचर है, ये साइंड कॉपीज ऑफ द एग्रीमेंट बिकम्स द बेस, द रियल एग्रीमेंट जो हम लोग समझते हैं। हम लोग बोलते हैं ना
कभी कभार बिजनेस में सुनते होंगे कि उसका एग्रीमेंट लेके आओ, तो एग्रीमेंट का कागज। तो एग्रीमेंट अभी हम लोग कैसे रेफर करते हैं, वो कागज का टुकड़ा। तो ये भी एक अदर फॉर्मेलिटीज में पार्ट बन गया कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए दो पार्टीज चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन चाहिए, एंड अदर फॉर्मेलिटीज चाहिए। अदर फॉर्मेलिटीज में एक फॉर्मेलिटी हो गया कागजात बनाना है, लीगल कागजात, और लीगल कागजात बना के हर पार्टीज को पढ़ के उसमें साइन करना है, और ऑफ कोर्स उसको स्टैम्प करवाना है, डेट करवाना है, जो भी वैलिडिटी के लिए चाहिए वो सारा चीज करवाना है। हाँ, जैसे कि मैं बोला लीगल पेपर में, स्टैम्प पेपर में, स्टैम्प वैल्यू ऑफ द पेपर क्या होगा वो डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट एंड ऑन अदर एक्ट्स लाइक स्टैम्प एक्ट। ठीक है, बहुत सारा चीज है, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सब अदर एक्ट्स का चीजें हैं। 10 रुपया का स्टैम्प पेपर होता है, 50 रुपया का स्टैम्प पेपर होता है, 500 रुपया का होता है। तो बहुत सारा डिनोमिनेशन का स्टैम्प पेपर का भी वैल्यू होता है। ये इंडियन स्टैम्प एक्ट का पढ़ाई है। ठीक है, तो यही है फंडा ऑफ एग्रीमेंट्स। ओके, तो अब कुछ कुछ सवाल मैं ले रहा हूं, कुछ कुछ सवाल। जतिन सेइंग सर पार्टीज का कोई नॉमिनी नहीं होता, हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में नॉमिनी होता है ना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच होता है। इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक सेकेंड, ओके। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो उसमें उसमें क्या होता है, उसमें एक पार्टी इंश्योर रहता है और एक पार्टी को इंश्योर किया जाता है। ठीक है, ओके। नाउ एक पार्टी को इंश्योर कराया जाता है और दूसरा पार्टी इंश्योर करता है। ठीक है ना, जो पार्टी को इंश्योर किया जाता है उसको बोला जाता है इंश्योर्ड, और जो पार्टी इंश्योर कराता है उसको बोला जाता है इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर एंड पॉलिसी होल्डर इज द इंश्योर्ड। ठीक है ना, तो द आइडिया इज ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात होता है। जतिन का सवाल का मैं आंसर दे रहा हूँ। जतिन पूछा क्या सर नॉमिनी हो सकता है, हाँ नॉमिनी बिल्कुल हो सकता है, वो तो पार्टीज के ऊपर निर्भर करता है। मैं जो समझा रहा हूँ अदर फॉर्मेलिटीज में क्या नॉमिनी इज अ फॉर्मेलिटी? नो। इफ दैट इज योर क्वेश्चन, आंसर इज नो। एंड उतपटांग चीज क्यों आ रहा है तुम्हारा दिमाग में? अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि अदर फॉर्मेलिटीज क्या क्या चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कागजात चाहिए, कागजात में दस्तखत चाहिए, यही सब अदर फॉर्मेलिटीज है, यही बोल रहा हूँ। अब कागजात स्टैम्प पेपर हो सकता है, स्टैम्प पेपर कोई भी वैल्यू का हो सकता है, मैं बोला ग्रीन पेपर में हो सकता है या सफेद A4 में हो सकता है। ठीक है ना, तो यही मैं बोला। तो सर पार्टीज का कोई नॉमिनी नहीं होता, हाँ हो सकता है, डिपेंड करता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में तो नॉमिनी करना ही पड़ेगा, पैसा किसको मिलेगा? नॉमिनी को। ठीक है, समझ में आया, एग्जाम्पल भी दे दिया। ओके, बट तुम्हारा सवाल वैलिड नहीं था, ये भी बोल दिया। इनवैलिड सवाल करने से क्लास का टाइम बढ़ते जाएगा, क्योंकि 70 जन है तो 70 जन को एक एक इनवैलिड क्वेश्चन मिलना चाहिए। अब तुम अकेला अगर 5-5 करोगे तो 70 जन को 5-5 चाहिए। 5 इंटू 70 कितना होता है? 335। 335 सवाल का अगर आंसर तुम लोग मैथ सीख जाओगे, एक्चुअली रियल मैथ्स, तो 350 सवाल का आंसर अगर 2-2 मिनट में दूं तो कितना सेकंड्स लगता है? 700 सेकंड्स। अब डिवाइड करो कितना टाइम जाएगा। ठीक है, कितने से डिवाइड करना है वो भी पता होना चाहिए। ओके, नाउ सर एग्रीमेंट के लिए बॉन्ड पेपर चाहिए होता है? हाँ, एग्रीमेंट क्या तुम न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर उठा के करोगे या बॉन्ड पेपर में करोगे बेटा? श्रीमान, बहुत बढ़िया नाम है श्रीमान। ठीक है श्रीमान जी, आपका सवाल है एग्रीमेंट के लिए बॉन्ड पेपर चाहिए होता है? हाँ एकदम, बॉन्ड पेपर में ही करें। एग्रीमेंट तो नॉर्मली हम लोग बॉन्ड पेपर में ही करते हैं, वैलिड पेपर में ही करते हैं। ओल्ड रिप्रिंटेड न्यूज़पेपर में थोड़ी ना करेंगे, न्यूज़पेपर के ऊपर लिख दोगे। ठीक है, नहीं, टिश्यू पेपर में भी नहीं होगा। ओके, many agreements are written in stamp paper. Yes Rishabh, same answer. Okay,
सायन का सवाल है सर अभी जमाने में तो हर चीज ऑनलाइन होता है, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, तो एग्रीमेंट पेपर में क्यों? एग्रीमेंट पेपर में इसलिए क्योंकि पेपर में ही सारा एग्रीमेंट शेयर्स का भी होता है, और वो पेपर में एग्रीमेंट होने के बाद स्कैन्ड कॉपीज तुम लोग को मेल किया जाता है, तुम लोग गौर किए होंगे, ठीक है? स्कैन डॉक्यूमेंट्स आता है, तो स्कैनिंग क्या चीज का होता है? पेपर का ही तो होता है, या पीडीएफ के ऊपर साइन करके वो साइन का स्कैन भी आ जाता है, तो ऑनलाइन में भी कुछ चीज लगता है। हाँ ओके, समझ में आ गया। ऋषभ, कैन द एग्रीमेंट बी ओनली 2 पार्टीज और मोर देन 2 पार्टीज? ठीक है ऋषभ, तुम कॉमर्स से नहीं हो बेटा, पार्टनरशिप में अपने नहीं पढ़े थे कि पार्टनरशिप कैन बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज? तो ऑफ कोर्स 2 और मोर पार्टीज, 2 और मोर पार्टीज का मतलब है 2 या ज्यादा पार्टी दोनों ही रह सकता है, ठीक है? ओके, नॉमिनी क्या होता है सर? नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी होता है मैं जिसको नॉमिनेट करता हूं। अब ये तुम्हारा पढ़ाई में नहीं है तो क्यों? What is nominee is not there in Indian Contract Act. It is not there anywhere. ठीक है? Okay. Sir, another example of formality. I am coming to that. Okay. Now, मैं बीच में एक बात बोलूंगा, ऊट-पटांग सवाल मत करो। जो सवाल अच्छा है करो, ठीक है? मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, ठीक है? पहला बात ये था। दूसरा बात था, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अदर फॉर्मेलिटीज, तब एक अनरिलेटेड चीज को लेके सवाल मत कीजिए। आज ही एक जन पूछा था, जैसे डाइवोर्स या मैरिटल लॉ में एग्जाम्पल में पूछ लिया था कोई, तो वो कर सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि 70 जन का क्लास में अगर 70 जन उतपटांग सवाल करेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। यही मैं समझाया, देखो कितना पेशेंटली समझाया, ठीक है? ओके, नाउ ऋषभ, तुम्हारा सवाल पहला वाला क्या था जब तुम बोले थे अनम्यूट मी सर? सॉरी ऋषभ नहीं, वो हर्षित था मेरे ख्याल से। हाँ हर्षित, you're there, then please ask your question if you have any query। सेशन में पूछ सकते हो अभी। ओके, फिर नहीं था या वैलिड नहीं था तुम्हारा सवाल इसलिए पूछ नहीं रहे हो। ओके, नो सर इट्स ओके, ऐसे नहीं। हाँ, गुड बॉय। नाउ ओके, लेट्स कम देयर। ओके, ऑलराइट, सो आई एम कंटिन्यूइंग। अदर फॉर्मेलिटीज का और एक एग्जांपल दीजिए सर। वो देने से पहले एक जन का सवाल था, मैं दूंगा, मैं बोला बाकी सबका सवाल मैं समझा दिया। ऋषभ का जो सवाल था, ऋषभ सुन रहे होंगे, मैं बोला कि पार्टनरशिप में अपने 11-12 में पढ़ते थे अकाउंट्स करते वक्त, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। दैट मींस एग्रीमेंट कैन बी बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, बट मिनिमम 2 जन चाहिए। मैं यहाँ पे भी बोला था ये मिनिमम है, मिनिमम का मतलब मैक्सिमम नहीं है। समझ में आया? तो मिनिमम का मतलब है मिनिमम इतना चाहिए एटलीस्ट। ओके, ऑलराइट, अगर समझ में आया तो रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से, नहीं आया तो बोलिए, ठीक है? Try and understand this class ethics in online classes. If you ask a query and if you understand it, then you respond. If you don't understand it, then also respond. Okay, I'm talking to Rishabh only. Okay, now I will come to the next example. What is the next example? The next example is something like this. Other formalities में और क्या क्या हो सकता है? देखो, मैं यहाँ पे जो लिखा है एक बार तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग। तो मस्ट बी इन राइटिंग हर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग। ओके, यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को इन राइटिंग में होना पड़ेगा, सारा कॉन्ट्रैक्ट्स को इन राइटिंग नहीं होने से भी चलेगा। तो अदर फॉर्मेलिटीज सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, इसलिए नाम ही लिखा है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस इन राइटिंग होना पड़ेगा, इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट व्हेन इट इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर, इन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, हर कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने से चलेगा। ओके, और फर्दर यहां पे लिखा नहीं है, मैं बोलने वाला था जो एग्जांपल में अपना उठाया, नॉमिनी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में तुम नहीं रहने से तुम्हारा नॉमिनी को पैसा मिलेगा।
डिपेंडेंट नॉमिनी। तो नॉमिनी वो होता है जिसका नाम मैं बढ़ा देता हूं, उसको बोला जाता है नॉमिनी। द पर्सन whom I nominate is known as nominee. Okay, so if I nominate someone, if I name someone, he becomes my nominee. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं लिख दिया कि मेरा नॉमिनी है मिस्टर एक्स, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मिस्टर एक्स को मेरा पैसा, मेरा इन्वेस्टेड मनी रिटर्न के साथ मिल जाएगा। कब मिलेगा सर? जब मैं नहीं रहूंगा, इंश्योरेंस कंपनी विल बी बाउंड टू पे नॉमिनी। सर व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? बोलो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? बाकी लोग चैट करो, जतिन का सवाल है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? कोई बता पाओगे? व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? Land, fixed asset. Fixed asset is a wrong example, wrong word. Land is a good example. Building is a good example. Very good Shubham, very good Shubham. Flat, हाँ मतलब flat मतलब वही building तुम बोल रहे हो आदित्य, very good. Okay, which cannot be transferred physically. Transferred नहीं, moved. Moved, which cannot be moved physically. Language को और वो करेंगे. Okay sir, thank you. जतिन ने बोल दिया. Okay, जतिन का सवाल था. Very beautiful question. Now the idea is what is immovable property? तो immovable property मतलब land and building का जो डील होगा, immovable property का जो कानून है, वो कानून बोलता है land and building अगर ट्रांसफर होगा वो लिख के होना चाहिए। तो अदर फॉर्मेलिटीज कहाँ पे लगता है? रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अदर फॉर्मेलिटीज हर जगह नहीं लगता है, कुछ कुछ केसेस में लगता है, और वो लोग कुछ कुछ केसेस का कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया, सारा एग्जाम्पल भी नहीं दिया। समझ में आया? तो क्या है, 5 चीज अपने जो पढ़ रहे के अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 5 एसेंशियल है। 2 पार्टीज होना पड़ेगा मिनिमम, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, अदर फॉर्मेलिटीज सर्टेन केसेस में होना चाहिए। अदर फॉर्मेलिटीज का एग्जांपल कुछ दिया है, और उस कुछ एग्जांपल क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प पेपर एटसेट्रा। और ये हर कॉन्ट्रैक्ट में ले लगता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। क्लियर है यहां तक? ओके, जिसका सवाल था सर मोर एग्जांपल्स, क्लियर है? ओके, ऑलराइट। फिक्स्ड एसेट्स व्हिच नेवर डेप्रिशिएट्स। जतिन ये क्या लिखा? फिक्स्ड एसेट्स व्हिच नेवर डेप्रिशिएट्स। डोंट राइट अननेसेसरी लाइंस, ठीक है? समझ में नहीं आया। फिक्स्ड एसेट्स व्हिच नेवर डेप्रिशिएट्स, ही हैज रिटन जस्ट वन लाइन। ओके, इधर तुम्हारा डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, या फिर तुम्हारा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, या फिर शायद कोई भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। सॉरी टू से, जस्ट किडिंग। योर लैंग्वेज इज नॉट क्लियर इफ यू कैन नॉट राइट अ क्वेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक एक शब्द में मत लिखो, पूरा लाइन लिखो क्या बोलना चाहते हो जतिन, अगर लिखना है। प्लीज मेक इट क्लियर व्हेन यू आर चैटिंग विथ मी इन क्लास, आई एम रिस्पॉन्डिंग टू यू, सो राइट समथिंग वैलिड और एल्स डोंट राइट, and write something legible and understandable, ठीक है? क्या लिख रहे हो लिख के दो, मेरे को फिर समझ में आएगा, फिर मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा, नहीं तो हाउ विल आई रिस्पॉन्ड इफ यू राइट वन वर्ड? ओके सर, अंडरस्टूड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, दिस इज सम अदर जतिन, नॉट जतिन पोद्दार जिसका क्वेरी था, ठीक है? ओके, ओके। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। पहला बात, ऋषभ जो हो, ऋषभ का जो भी सवाल है मैं आंसर किया, मैं आंसर करने के बाद तुमको पूछा तुमको समझ में आया कि नहीं, तुम पहले बताया नहीं। दूसरा बात, तुम सवाल कर रहे हो जो सवाल मैं समझा नहीं रहा हूं, so don't ask me questions, Rishabh, I'm telling you, don't ask me questions which I am not teaching you. Stay in the context, don't waste class time, I don't like it. Okay, is it clear, Rishabh? It's not okay, you shall not write okay. Okay, next time I'll throw you out of the class. Okay, now it's okay, now it's okay, and next time don't
say unnecessary things. I don't like, you know, you might not like my attitude, so I might also not like your attitude. It's not that I have any personal problem with anyone here, but क्लास का ethics and etiquettes maintain करके चलना, ठीक है? पर्सनली तुम क्या लिख रहे हो वो मेरे को पता है, मैं क्या लिख रहा हूँ तुमको पता है, but that chat history is with me and it's with you. Okay, don't ask questions which are out of context, number one. Number two, when I ask you to respond, please have the courtesy to respond. Number three, when you do things like that, please, you know, you don't have to apologize, but write the proper language. Okay, all right, all right. Your question is, if a contract is not in writing, then can any person refuse to admit the contract? ये इसको बोला जाता है breach of contract. ये बहुत बाद में पढ़ाया जाएगा, so don't worry. बहुत बात का चीज है, तुम पहले पूछ ले. तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ, जो चीज पढ़ा रहा हूँ, उसमें सवाल है तो पूछो, आगे पीछे का मत पूछो. मतलब पीछे जो पढ़ाया जाएगा, बाद में जो पढ़ाया जाएगा, उसको अभी मत पूछो. उसको अभी पूछने से मैं उसका पढ़ाऊं या अभी का पढ़ाऊं, ठीक है? So please draw your lines. Not only Rishabh, people who are thinking of 10 new things. अभी होगा, एक सब्जेक्ट पढ़ने से अपने बहुत क्यूरियोसिटी होता है, और वही सब्जेक्ट बेस्ट होता है जिस सब्जेक्ट में अपना बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा है. I'm very happy that all of you are becoming curious to learn this subject. I'm very happy and satisfied. Thanks to all of you. Thanks to all of you. Rishabh bhi, thank you. So मैं क्यों अचानक why did I just all of a sudden stop the discussion and telling what to ask and what not to ask? Because of our class time. Okay, because of our class time only. Don't get me wrong, any of you, I am not a rude person. मेरे से मिलोगे तो देखोगे, ठीक है, दोस्ती हो जाएगा. प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ठीक है? बट क्लास टाइम में मैं इतना सवाल एंटरटेन करता हूँ जो शायद ही कोई कर पाएगा. बट मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज तुम्हारा क्यूरियोसिटी को मेरे को समझाना भी है. एट द सेम टाइम तुम अगर सारा पीछे का सवाल अभी कर लेगा, जिसका आंसर शायद मेरे को पता है ऑफ कोर्स, बट मैं वो आंसर्स देते रह जाऊंगा तो समय बर्बाद होगा. डोंट गेट मी रॉन्ग, एनी ऑफ यू, ऋषभ और एनीवन एज सच, यू कैन आस्क 10 मेनी थिंग्स. मेरे को क्लास के बाद व्हाट्सएप में पूछ, मेरे को कॉल करके पूछ, मैं आंसर करूंगा. हर एक चीज बात करूंगा. उतना टाइम तुम्हारा भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, मेरे को पता है, बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैं करूंगा. I am very like responsive, interactive, so don't worry. But class time limited time है. आज ऐसे ही दो बार देखा, शिफ्ट करना पड़ा. मेरे वजह से नहीं पड़ा ना, लेट मेरा वजह से हुआ, ठीक है? तो जो भी हुआ, आज ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है, और ये फेलियर भी टेक्निकल रीजंस के लिए हुआ होगा, तो एक आधा दिन होता है. तो उस दिन में मैं चिढ़ गया कि इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, और उसके ऊपर अगर सवाल अननेसेसरी थोड़ा आउट ऑफ वो हो, और तुम लोग अगर रिस्पॉन्स ना करो टाइमली, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है? यू आस्क मी अ क्वेश्चन, यू गेट अ रिस्पॉन्स, यू ऑल्सो रिस्पॉन्ड बैक एंड फिनिश, ठीक है? ओके, नाउ योर क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा लास्ट वाला, ये क्वेश्चन अभी का नहीं है. क्या होगा वो हम लोग देखेंगे. सो हैव धीरज, मतलब हैव पेशेंस. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. डोंट वरी. ग्रेट, ऑल राइट. सो सर, आप क्या पढ़ा रहे थे? शुरू से बोल रहा हूं. मैं पढ़ा रहा था कि essentials of a valid contract, 5 essentials of a valid contract जो है, ये 5 essentials of a valid contract जो एक्ट में नहीं लिखा है, ठीक है? तो क्या क्या 5 essentials of a valid contract एक्ट में नहीं लिखा है, उसमें मैं बोला पहले 2 पार्टीज होना पड़ेगा, ठीक है? 2 पार्टीज एटलीस्ट. एटलीस्ट का मतलब इंग्लिश होता है, इंग्लिश का मतलब मिनिमम 2 पार्टीज, मतलब 2 से ज्यादा पार्टीज होने से भी चलेगा. हाँ चलेगा. ओके. दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, जिसमें पहला, जिंदगी में पहला केस लॉ तुम लोग अपना सीखे, जिसका नाम है बैलफोर्ड वर्सेस बैलफोर्ड. ओके, टाइम लेके पढ़ रहे, अपने हड़बड़ी नहीं कर रहे. देखो एक एक पॉइंट में कितना टाइम जा रहा है. ओके. अदर फॉर्मेलिटीज लगता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड होने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट्स तभी वैलिड होगा जब उसका अदर फॉर्मेलिटीज भी फुलफिल होगा. जैसे कि एग्जांपल 2 ठो लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए वो ट्रांसफर डीड या ट्रांसफर का एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए. सुनो, सब चीज नया सुनो, नया सुन के ही जानना नहीं पड़ेगा ऐसा इमीडिएट. ओके,
एंड अदर फॉर्मेलिटीज इन सर्टेन केसेस में रजिस्ट्रेशन भी दरकार हो सकता है। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को रजिस्टर भी कराया जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन होता है, सुनते हो ना, बिल्डिंग लैंड रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, नाउ ये 3 पॉइंट्स अपने पढ़े, अदर 5 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, द फोर्थ थिंग एंड फिफ्थ थिंग इज वेरी इजी। मैं 2 एग्जांपल लेके बोल के आज का क्लास खत्म करने वाला हूं। आज का क्लास थोड़ा ज्यादा टान रहा हूं, 10:30 से 12:30 होता है, बट आज 10:30 में स्टार्ट ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? खोल दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, गुस्सा मत करना, एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ठीक है। ओके, now last 2 points we will cover. certainty of meaning certainty of meaning का मतलब क्या है सर? ध्यान से सुनना। लेट्स से मैं एक दुकान खोला सर। क्या चीज का शॉप या दुकान खोले आप? तेल। सर आप तेल बेचते हो? एग्जाम्पल ले रहा हूं, नहीं रियल लाइफ में नहीं, ठीक है। तो लेट्स से मेरा एक तेल का दुकान है और तुम पहुंच गए क्या लेने? तेल, ठीक है। तो तुम तेल लेने पहुंच गए मेरा दुकान में। तुमको पता है ये शोमोदीप्त सर का दुकान है, तुम चले गए वहां पे भी तंग करने, ठीक है। और वहां पे जाके तुम बोले मैं स्टूडेंट हूँ सर का डिस्काउंट चाहिए, पहले ही डिस्काउंट बोले, ठीक है। तो दे दिया, दुकानदार बोला ठीक है सर का स्टूडेंट है, दे रहा हूं डिस्काउंट। अब ये जो चीज है अपना तेल वाला एग्जाम्पल में मैं क्या बोला कि मेरा तेल का दुकान में मेरा एक स्टूडेंट पहुंच गया और जाके डिस्काउंट मांग लिया, पूछा नहीं कौन सा तेल, और डिस्काउंट मिलने से ही वो खुश हो गया, बोला 10 लीटर मैं खरीद लिया। दुकानदार बोला ठीक है आपको मिल जाएगा, रात तक डिलीवरी हो जाएगा, पता लिखा के पैसा देके चले आई। अब दुकानदार को पैसा देके मेरा स्टूडेंट मेरा दुकान से तेल बुक करके चला गया घर में, उसको पता है शोमोदीप्त सर का दुकान है, तेल बेच रहा है, और वो तेल खरीदने आ गया। वो कमबख्त डिस्काउंट मांग लिया बट पूछा नहीं कौन सा तेल, और बोला भी नहीं उसको कौन सा तेल चाहिए। रात को मेरे पास मैसेज आता है स्टूडेंट का, मैं मैसेज खोला, दुकानदार का मैसेज था। दुकानदार को पूछा क्या भाई बात है, भाई बताओ, हाय लिखा व्हाट्सएप में। दुकानदार बोला सर एक बहुत ही वाहियात मैसेज आया। मैं बोला वाहियात मैसेज? बोला हाँ सर गाली गलौज कर रहे कस्टमर। बोला गाली गलौज कर रहे कस्टमर, क्या किया तुमने? तो बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं किया, आप ही का स्टूडेंट है। मैं बोला स्टूडेंट गाली गलौज कर रहे दुकानदार को? मैं घबरा गया, मैं बोला कौन सा स्टूडेंट, नंबर दे मैं बात करता हूँ। तो उसने नंबर दिया, मैं स्टूडेंट को फोन किया, तुरंत बोला क्या हुआ बेटा? तो बोलता है सर आप डिलीवरी किए तेल का पैसा मैं देके आया, मेरे को ऑलिव ऑयल चाहिए था, आप बताए नहीं आप केरोसिन ऑयल बेचते हो। बोलो यहाँ पे गड़बड़ी कब हुआ? गड़बड़ी तब हुआ जब वो लेने गया था तेल, ना उसने पूछा कौन सा ऑयल वी डील इन, नीदर he mentioned which oil he requires, he only told us he requires discount. तो miscommunication and misunderstanding and meaning certain था या नहीं था? नहीं था। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए मीनिंग शैल बी सर्टेन, यानी कि अपने अनसर्टेन मीनिंग लेके अनसर्टेन टर्म्स लेके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। पहले सुन के समझ लो, अनसर्टेन मीनिंग लेके अनसर्टेन टर्म्स लेके बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अपने ये नहीं बोल सकते कि अपने 2 तारीख को ऑयल खरीदेंगे और तुम बेचोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होगा? नहीं। टाइप ऑफ ऑयल स्पेसिफाई होना चाहिए, कितना ऑयल स्पेसिफाई होना चाहिए, कितना प्राइस में, क्वांटिटी
कैसे, ये सारा चीज स्पेसिफिक होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग सर्टेन होगा और तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सर्टेन और अनसर्टेन, सर्टेन, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है? ओके, ऑल राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ओके सर, मतलब 4 चीज हम लोग आज सीखे। 2 पार्टीज होना चाहिए मिनिमम, दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, तीसरा अदर फॉर्मेलिटीज इन सर्टेन केसेस होना चाहिए, चौथा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? ओके सर, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ देखिए, तो मेरा एग्जाम्पल में केरोसिन और ऑलिव दोनों एकदम हेल एंड हेवन डिफरेंस। ओके, ऑल राइट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज possibility of performance. Possibility of performance. Sir, इसका meaning? What is the meaning of possibility of performance? Let us understand. Let us understand the meaning of the possibility of performance. Sir, 6 तो है नहीं, यही लास्ट है। हाँ, अब ध्यान देना, possibility of performance का मतलब क्या होता है सर? Let's say बात करते हैं, मैं वादा किया तुम लोग में से जितना जन क्लास में हो, उन लोग में से जो लोग 80 अबव लाएगा सीए फाउंडेशन लॉ में, उन लोग को मैं फ्री टिकट्स टू द मून दूंगा। फ्री टिकट्स टू द मून। ठीक है, बोलो ये मुमकिन है या नहीं है? सर, चांद में जाना तो मुमकिन है, बट सीए फाउंडेशन में टॉप करने से आप वो टिकट दोगे, ये नामुमकिन है। हाँ, इम्प्रैक्टिकल है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगता है एक एक्सपीडिशन मून में जाने के लिए। मून में तो लोग पहुंच गया, ये तो पता है ना, बट ये जो एक्सपीडिशन का कॉस्ट है, ये $1 बिलियन वाला कॉस्ट है। नासा जैसा कोई संस्था ही अफोर्ड कर पाता है। ओके, सो द आइडिया इज सर, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे शक करोगे तुम लोग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर मन घड़ंत कोई वादा लेके कोई करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड हो सकता है या हमेशा इनवैलिड होगा? हमेशा इनवैलिड होगा। कोर्ट हंसेगा तुम पे, ठीक है ना? तुम थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे जो एकदम मन घड़ंत इमेजिनेशन पे बेस करके इम्पॉसिबल इवेंट्स को लेके है। नहीं, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए और एक चीज क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में जो वादा किया हुआ परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, या इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल होना चाहिए? प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 5, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? सो द 5 एसेंशियल्स, ना देख के घर में जोर जोर से चिल्ला के एक बार बोलो। नंबर 1 इज 2 parties, नंबर 2 इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, नंबर 3 अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अदर कंप्लायंसेस, अदर रिक्वायरमेंट्स, जो भी बोलो, एंड नंबर 4 इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, ऑलिव ऑयल वर्सेस केरोसिन ऑयल, एंड 5th इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं बोला कि आज हम लोग एक नया चीज सीखे कि कुछ जगह पे हम लोग कुछ केस स्टडी सीखेंगे जो लॉ कप किताब में है। उनमें से सारा सीख के कोई फायदा नहीं है, जो मैं हाईलाइट कराने बोलूंगा वही सीखना है। आज जैसे एक केस लॉ में सिखाया और हाईलाइट कराया, उसका नाम था बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ओके, नाउ यू कैन आस्क ऑल योर क्वेरीज। ओके सर? ओके, हाँ, एलॉन मस्क, करेक्ट। ओके, possible, yeah, correct. Love your sarcasm, sir. Braj, thank you Braj, very heartfelt thanks for loving my sarcasm. People hates my sarcasm, it's not for every person. Thanks for appreciating. Okay, all right। कोई लास्ट में लिखा आज का क्लास अच्छा हुआ, इसका मतलब है बाकी क्लास नालायक क्या खराब होता है? ओके, योर टेक्निक ऑफ टीचिंग इज अमेजिंग। वाओ, ऐसे बोलते रहो, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, रिकॉर्ड होते रहेगा। थैंक यू।
जस्ट मजाक कर रहा हूँ. Thanks all for attending today's class. People, if I have said something which is rude, don't take it personally. In the context of the class मैं बोला, please remember that अपने को क्लास चैलेंजिंग टाइम्स में करना पड़ रहा है. छोटा सा डायलॉग देके खत्म करना चाहता हूँ. चैलेंजिंग टाइम्स मतलब कोरोना है, सब अंदर है, फ्रस्ट्रेटेड है, सब अंदर से काम कर रहे हैं ऑफिस का, सब बिजनेस ऑफिस जो भी बोलो. तुम लोग भी एज स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हो, घर में बैठ के तुम लोग का पेशेंस का दाग देता हूँ. आई अपलॉड every day in my mind that for your like courage, for the courage you guys are showing, all of you guys are a courageous lot. but इसको एडमिनिस्टर करने में बहुत पेन होता है. एक बड़ा क्लास को सजा के एकदम प्रेजेंट करना और सबको एडमिनिस्टर करना, कंट्रोल करना, तुम लोग को पता है इको क्लास में तुम लोग एक बार सफर किए थे क्या क्या होता है. तो ये पेन जब लेते हैं हम लोग फैकल्टी लोग, तो ये पेन के दौरान हाउ यू शैल सपोर्ट, दैट आई एम ट्राइंग टू से. कीप क्वेश्चंस टू द कॉन्टेक्स्ट. if there are questions which are out of context, if you feel these questions are can wait, then ask me a little later. And sometimes you don't even know which question is out of context, so not your fault. I understand everything, but don't think so much. Sometimes ask the question and tell me that मेरे को पता नहीं, ये क्वेश्चन मैं पूछ लिया, ठीक है, या फिर क्वेश्चन लिख के रख लो कॉपी में, मेरे को बाद में व्हाट्सएप में पूछ लेना, ऐसा भी कर सकते हो. सो डोंट वरी, आई यूजुअली आंसर ऑल क्वेश्चंस, इट्स माय हैबिट. और जो भूल भी जाता हूँ वो भी पूछ लेता हूँ, ठीक है. आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर फेस टू फेस क्लासेस एवरीवन. ओके, बिफोर आई एंड, एक क्वेरी मेरे को याद आ गया जो लास्ट क्लास का किया हुआ था. मैं बोला था आज का क्लास में समझाऊंगा शुरू में, बट मैं शुरू में कर नहीं पाया तो लास्ट में कर दिया. थैंक यू ऋषभ. तो शुरू में कर नहीं पाया तो लास्ट में वो क्वेरी बोल के मैं आज का क्लास खत्म करूंगा, इसलिए बीच में डायलॉग बोल दिया, नहीं तो डायलॉग तक बहुत लोग निकल जाते हैं. अभी भी 2-1 जन निकल गया शायद, मेरे को पता नहीं. तो ये क्वेरी बोल के मैं खत्म करूंगा. ये क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये एक एग्जाम्पल में था. ओके, व्हाट इज माई व्हाट्सएप नंबर? माई व्हाट्सएप नंबर वंस अगेन आई विल शो यू, डोंट वरी. मैं पहले क्वेरी बोल दूं, वन एट अ टाइम कर दे रहा हूं. क्वेरी था एक एग्जाम्पल. कौन सा एग्जाम्पल सर? लास्ट क्लास में जो अपने पढ़े थे, लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे सर? लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट पढ़े थे, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. द क्वेरी वाज फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. ओके, द एग्रीमेंट, मैं बोला था जो एग्रीमेंट्स इंडिया में एक्सप्रेसली वॉइड होते हैं, जो एग्रीमेंट्स इंडिया में एक्सप्रेसली वॉइड होता है मतलब वैलिड नहीं, वो एग्रीमेंट लेके क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? कभी नहीं. मैं यही समझाया था. तो एग्रीमेंट को वैलिड होने के लिए एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट नंबर 6 अपने पढ़े थे, एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. तो ये पॉइंट मैं पढ़ाने के बाद एग्जाम्पल नहीं पढ़ाया था, बट इस एग्जाम्पल में एक क्वेरी आ गया. वो क्वेरी कुछ ऐसा था. क्वेरी पढ़ने से पहले मैं एक बार पूरा इसको पढ़ना चाहता हूं और आप लोग एक बार इस लाइन को पढ़ लो, 2 मिनट का चीज है. द एग्रीमेंट एंटर्ड मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी इलीगल और वॉइड. यानी कि जो चीज, जो एग्रीमेंट इंडिया में पहले से इलीगल या वॉइड माना हुआ है, वो एग्रीमेंट से क्या लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? आंसर इज नो. यही लिखा गया है. A void agreement is one without any legal effect. ये मैं अलग से लिखा दिया था एक्सेल में. एग्जाम्पल का क्वेरी था सर, तो एग्जाम्पल पढ़िए. हाँ, एग्जाम्पल पढ़ते हैं. थ्रेट टू कमिट मर्डर और मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट. तो सवाल था सर, पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है? समझा रहा हूं, पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है. डिफेमेटरी स्टेटमेंट का मतलब होता है बदनामी वाला स्टेटमेंट. तुम कहीं पब्लिक फोरम में कोई पब्लिक फिगर के बारे में कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट लिख नहीं सकते हो. इट्स रॉन्ग. डिफेमेटरी मतलब बदनामी वाला स्टेटमेंट. बदनामी वाला स्टेटमेंट तुम नहीं लिख सकते हो. अगर लिखते हो तो इट्स इलीगल. तो वैसा चीज करने का, थ्रेट देना या वैसा कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज व्हाट? वॉइड. वॉइड. ट्रोलिंग या मीम बनाना
वो अलग चीज हो गया, वो अलग चीज हो गया, बट दैट इज ऑल्सो बुलिंग, दैट इज अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको अपने आईटी एक्ट बोलते हैं अभी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में उसको बोला जाता है साइबर बुलिंग। नया नया टर्म्स है, सीखोगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, ठीक है। बट अभी के लिए तुम्हारा जो पूछताछ था, जो क्वेरी था, जिनका क्वेरी था, उनका क्वेरी था सर पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है। वी कैन नॉट डू एनी बदनामी वाला स्टेटमेंट ओपनली, अगर कर दिया तो ही कैन फाइल अ लॉसूट फॉर डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब बदनामी किया मेरा, ठीक है। तो यही है इसका मतलब। ओके, नाउ वी हैव concluded today's class. We have concluded today's class. मैं मेरा एक बार नंबर वापस शेयर कर रहा हूं जिन लोग को नहीं मिला। This is the number. This is the number. Thank you for attending today's class. A very big thank to all of you. We are meeting on Friday. Friday our class time is at 11. मैं 10 बजे उन लोग को रिमाइंडर दे दूंगा, जाके सब कुछ परफेक्टली हो। Okay. Thanks a lot. Bye bye.